नमस्कार एंड वेलकम टू एवरीबॉडी। अच्छी नौकरी और उच्च स्तर की जीवन शैली हम सभी का सपना होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम उस सपने को साकार नहीं कर पाते। जी हाँ दोस्तों, अगर आज के दौर में हमें अपने जीवन में एक नया और ऊंचा मुकाम हासिल करना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें अंग्रेजी भाषा का पूरी तरह से ज्ञान हो। लेकिन जब हम बात करते हैं अंग्रेजी भाषा को सीखने की तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन घबराइए मत, आपके इस डर को आज हम पूरी तरह से खत्म कर देंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा आसान तरीका जो आपकी और अंग्रेजी भाषा के बीच की दूरियों को बिल्कुल खत्म कर देगा। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ देने हैं अपने जीवन के कीमती 30 दिन। तो आइए आज सबसे पहले हम आपकी जान पहचान करवाते हैं अंग्रेजी भाषा के छोटे बड़े उन 26 अक्षरों से जो इस भाषा की बुनियाद हैं। वो अक्षर हैं A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y और Z। दोस्तों, किसी भी लैंग्वेज को अच्छे से बोलने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसके अक्षरों को ठीक तरह से पढ़ सकें, और आज हम यही हुनर सीखने वाले हैं। ये देखिए, ये है अ के उच्चारण में, जैसे नॉर्मल, फॉर्मल, अर्बन, पिलर, जेलर, बेगर। और यही आ के उच्चारण में होता है जार, कार, स्टार, मास्क, फ्लास्क, वास्प, क्लास, आम या फिर फार्म। दोस्तों, अगर हम बात करें ई के उच्चारण की तो ई का उच्चारण ई, ईयर, और ए होता है। ई के बाद एक अक्षर छोड़कर अगर दोबारा ई आए तो उच्चारण होगा ई, जैसे कंपीट, कंप्लीट, रिसीड, सुपरसीड। अगर हम बात करें एच के उच्चारण की तो एच का उच्चारण ज्यादातर ह होता है, नहीं समझे? ये देखिए, जैसे हाउस, हार्म, हाफ, हर, हेयर, हाई। लेकिन कई शब्दों में ये मूक यानी कि साइलेंट रहता है, जैसे आवर, ऑनेस्ट, इस तरह के शब्द। अब बारी आती है एक्स के उच्चारण की। एक्स का उच्चारण शब्द में इसकी स्थिति के अनुसार स, गज या ज हो सकता है। स के रूप में अगर एक्स शब्दों के बीच में या आखिर में हो, जैसे बॉक्स, एक्स्ट्रा, एक्सरसाइज। नाउ आई नो यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो दोस्तों, अब तो आप ये जान ही गए हैं कि अंग्रेजी के बुनियादी 26 अक्षर कौन से हैं। बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये 26 अक्षर भी 2 भागों में विभाजित हैं। जी हाँ, इनको भी बांटा गया है 2 भागों में, जिसे हम कहते हैं वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। क्या होते हैं वोवेल्स, किस तरह से होता है इनका इस्तेमाल, और सबसे ज्यादा जरूरी बात कि कैसे होता है इनका उच्चारण, ये सभी कुछ जानेंगे हम आज के इस तीसरे दिन में। और साथ ही जानेंगे कि डबल कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। लेट अस स्टार्ट विद वोवेल्स। वोवेल्स होते हैं अंग्रेजी में स्वर। ए, ई, आई, ओ, यू रोमन वर्णमाला में स्वर हैं। हिंदी के स्वरों की तरह इनका कार्य भी अक्षरों को जोड़ना है ताकि शब्द निर्मित हो सके। इसीलिए अध्याय खंड में इनका उच्चारण कुछ विस्तार से दिया गया है। दोस्तों, अंग्रेजी भाषा में कुछ अक्षर ऐसे भी होते हैं जो लिखे तो जाते हैं लेकिन बोले नहीं जाते, यानी कि ये अक्षर रहते हैं बिल्कुल खामोश, और इन्हें हम कहते हैं साइलेंट लेटर्स। नहीं समझे? लेट्स टेक एग्जांपल्स। पहला उदाहरण है बॉम्ब। इस शब्द में आखिर का बी साइलेंट है, यानी कि खामोश है। दूसरा उदाहरण है नाइफ। इसमें पहला अक्षर यानी कि के मूक यानी कि खामोश यानी कि बिल्कुल साइलेंट है। तीसरा उदाहरण है ऑनेस्ट। इसमें
H बिल्कुल साइलेंट है। और चौथा उदाहरण है डाउट, जिसमें B साइलेंट है। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि ये साइलेंट लेटर्स आखिर होते क्या है। अंकों और संख्याओं को अंग्रेजी में दो तरीकों से लिखा जाता है, अंग्रेजी में और रोमन में। जैसे 1 यानी 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, 7 7, 8 8, 9 9, 10 10, 11 11, 12 12, 13 13, 14 14, 15 15, 16 16, 17 17, 18 18, 19 19, 20 20, 100 यानी कि 100, 500 500, 1000 यानी कि 1000। आइए अब आपको बताते हैं अपूर्ण संख्याओं के बारे में, यानी कि फ्रैक्शनल संख्याएं, जैसे कि 1/4 जिसको हम कहते हैं 1/4, 3/4 इसको हम कहते हैं 3/4, 10वां भाग इसको हम कहते हैं 1/10 और चौगुना इसको हम कहते हैं क्वाड्रपल या 4 टाइम्स। दोस्तों, अंग्रेजी बोलना हमारे लिए और भी आसान हो जाएगा जब हम ये जान लेंगे कि अंग्रेजी वाक्यों में इस्तेमाल होने वाले शब्दों के भेद कौन से होते हैं। वाक्य में इस्तेमाल होने वाले इन शब्दों के भेदों को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्थिति और कार्य के अनुसार इनका बंटवारा किया जाता है। चलिए अब मैं आपको बता दूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में आखिर कैसे भेद होते हैं। वाक्य में शब्दों की स्थिति और कार्य के अनुसार उन्हें 8 भागों में बांटा जाता है, जिसे हम शब्द भेद कहते हैं। और इसी शब्द भेद को अंग्रेजी में कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन यानी कि संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंधवाचक अव्यय, कंजक्शन समुच्चय बोधक, इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक। दोस्तों, अंग्रेजी भाषा के समुचित ज्ञान के लिए ये बहुत जरूरी है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की अच्छी जानकारी हो, और उससे भी ज्यादा जरूरी है रेगुलर प्रैक्टिस, यानी कि आपका निरंतर अभ्यास। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूं कि ये नाउन यानी कि संज्ञा होती क्या है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके भी 4 प्रकार हैं। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिससे व्यक्ति या स्थान विशेष का बोध होता है, जैसे राम, मोहन, सीता, मुंबई, चाइना, इंडिया। दूसरा है कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा, जिससे जाति विशेष का बोध होता है, जैसे बॉय, गर्ल, क्वीन, हाउस और भी बहुत कुछ। तीसरा है कलेक्टिव नाउन, इसे हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, जिससे समूह का बोध होता हो, जैसे क्राउड, आर्मी, फैमिली, टीम, मॉब। चौथा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा, जिससे किसी भाव का बोध होता है, जैसे काइंडनेस, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, हैट्रेड, चाइल्डहुड, सिकनेस। दोस्तों, अंग्रेजी में भी संख्याओं और मात्राओं को बताने का चलन है। इसको कहते हैं नंबर यानी कि वचन। आज हम बात करने वाले हैं इसी वचन के बारे में। अंग्रेजी में सिर्फ 2 वचन होते हैं, ना कि हिंदी की तरह 3 वचन। ये 2 वचन हैं सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन, इससे एक का बोध होता है, और दूसरा है प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन, इससे एक से अधिक का बोध होता है। दोस्तों, इन वचनों को बदलने के लिए कुछ सामान्य नियम हैं जिनका पालन हमें जरूर करना पड़ेगा। पहला है, एक वचन से बहुवचन बनाते समय अंत में यानी कि लास्ट में एस लगाना होता है। जैसे अगर हमारे पास एक शब्द है बॉय, हमने उसे प्लूरल बनाया एस लगाकर बॉयज। पहले था एक लड़का और अब हुए बहुत सारे लड़के। इसी तरह से कार बन गया कार्स। एक वचन संज्ञा में अंत में एस, एसएच, सीएच या एक्स हो
तो बहुवचन बनाने के लिए es लगाते हैं। इट्स अ डिफरेंस। लेट्स सी। क्लास यानी कि कक्षा, इसको बहुवचन में बनाने के लिए हमने बना दिया क्लासेस यानी कि कक्षाएं। बॉक्स बन गया बॉक्सेस। अब हम आपको बताते हैं कि अंत में ओ वाली एक वचन संज्ञाओं में बहुवचन बनाने के लिए क्या लगाया जाता है। जी हां, उसमें लगाया जाता है es। लेट्स सी। एज वी आर हैविंग एन एग्जांपल, मैंगो, एक आम, इसमें हमने लगाया es, ये बन गया मैंगोज यानी कि बहुत सारे आम। टोमेटो बन गया टोमेटोज, हीरो बन गया हीरोज। अंत में y वाली संज्ञाओं में y को ies में बदल देते हैं। जैसे स्टोरी को बना देते हैं स्टोरीज, आर्मी को बना देते हैं आर्मीज। आज कोर्स के 9वें दिन हम ये जानेंगे कि कारक और विभक्ति क्या होती है और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अंग्रेजी भाषा में वाक्य बनाते वक्त इनका किस तरह से उपयोग किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले अब ये जानते हैं कि आखिर कारक होते क्या हैं। ये 3 तरह के होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक और संबंध कारक। जब कोई संज्ञा या सर्वनाम किसी क्रिया वर्ब के विषय यानी कि कर्ता के रूप में कार्य करता है तो हम उसे कहते हैं कर्ता कारक यानी कि नॉमिनेटिव केस। फॉर एग्जाम्पल, राम रोट अ लेटर, राम ने मुझे पत्र लिखा। दूसरा एग्जाम्पल, सोहन वेंट टू कोलकाता, सोहन कोलकाता गया। ऊपर दिए गए इन वाक्यों में राम और दूसरे वाक्य में सोहन क्रमशः लिखने और जाने का कार्य कर रहे हैं, इसीलिए ये कर्ता कारक में है। कर्ता कारक को प्रथमा विभक्ति भी कहा जाता है। और इसके साथ अब हम जानेंगे कि कर्म कारक क्या होते हैं। जब कोई संज्ञा या सर्वनाम यानी कि नाउन या फिर प्रोनाउन क्रिया के कर्म के रूप में कार्य करता है तो वो कर्म कारक में होता है, उसे द्वितीय विभक्ति भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर है। ही गेव मी अ पेंसिल, उसने मुझे एक पेंसिल दी। संज्ञा यानी कि नाउन, ये वो शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल किए जाते हैं। जी हाँ, जानते हैं आप कि वो शब्द कौन से हैं? मैं आपको बताती हूँ। संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, श्याम इज आउट, सो श्याम कैन नॉट कम हियर, श्याम बाहर है इसीलिए श्याम यहां नहीं आ सकता। इसकी जगह पर हम कहेंगे श्याम इज आउट सो ही कैन नॉट कम हियर, श्याम बाहर है इसीलिए वहां नहीं आ सकता। आपने देखा कि दूसरे वाक्य में सो के बाद श्याम की जगह ही का प्रयोग किया गया। इसका मतलब है कि ही सर्वनाम है, प्रोनाउन है। अब मैं आपको बताती हूं कि सर्वनामों का प्रयोग किस तरह किया जाता है। दैट मीन्स यूज ऑफ प्रोनाउंस। निर्जीव वस्तु, लघु प्राणियों के लिए इसका किस तरह से इस्तेमाल होगा, ये देखिए। इट इज अ चेयर, ये एक कुर्सी है। मोहन हैज अ पपी, ही लव्स इट, मोहन के पास एक पिल्ला है और वो उसे प्यार करता है। अव्यक्तिवाचक क्रिया के कर्ता के रूप में इसका किस तरह से इस्तेमाल होता है, ये देखिए। इट इज रेनिंग टुडे, आज बरसात हो रही है। इट इज थंडरिंग, गड़गड़ाहट हो रही है। इट इज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। दिस, दैट का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। दिस का प्रयोग ये और दैट वो के लिए होता है। जैसे दिस इज अ बुक विच आई हैव बोरोड, ये एक पुस्तक है जो मैंने उधार ली है। अब मैं आपको बताती हूं ऐसे ही कुछ सामान्य नियम जिनको जानना, समझना और याद रखना हमारे लिए बेहद जरूरी है। किसी वाक्य में पर्सन का निर्धारण किस तरह से होगा, मैं आपको बताती हूं। ही एंड आई, हम कहेंगे ही एंड आई, ये कभी नहीं कहेंगे दैट आई एंड ही, वो और मैं और वो नहीं। यू एंड आई, नॉट आई एंड यू। तो आप समझ गए, जब भी हम बात करेंगे तो हम पहले सामने वाले के लिए कहेंगे, फिर अपने लिए।
दोस्तों, हिंदी के अलावा अंग्रेजी में भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो खासियतों का बखान करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इन्हें एडजेक्टिव्स यानी कि विशेषण कहा जाता है और आज हम ऐसे ही कुछ शब्दों को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि संज्ञा यानी कि नाउन शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण यानी कि एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे रमेश इज माई गुड फ्रेंड, एडजेक्टिव हुआ इसमें गुड, रमेश मेरा अच्छा दोस्त है। ही इज अ स्मॉल फार्मर, वो एक छोटा किसान है, तो यहाँ पर स्मॉल यानी कि छोटा हुआ विशेषण यानी कि एडजेक्टिव। आइए अब मैं आपको बताती हूँ एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी के बारे में। ये होते हैं गुणवाचक सर्वनाम जिनसे गुण का बोध होता है। जैसे दिल्ली इज अ लार्ज सिटी, दिल्ली एक बड़ा शहर है। दूसरे होते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी यानी कि परिमाणवाचक सर्वनाम, मात्रा का बोध कराने वाले एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी कहे जाते हैं। जैसे वी एट सम राइस, हमने थोड़े चावल खाए। और भी होते हैं एडजेक्टिव्स और उनमें से एक है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर यानी कि संख्यावाचक सर्वनाम जिनसे संख्या या कर्म का बोध होता हो। जैसे ऑल स्टूडेंट्स शुड रीच स्कूल ऑन टाइम, सभी छात्रों को समय से स्कूल पहुंचना चाहिए। इसके अलावा एडजेक्टिव्स एक और तरह के होते हैं और वो होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम। जैसे कि दिस गर्ल इज वेरी इंडस्ट्रियस, ये लड़की बहुत मेहनती है। इसके अलावा विशेषण की कुछ अवस्थाएं भी होती हैं, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। आइए इनके बारे में भी आपको बताती हूँ। विशेषण की मेनली 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली पॉजिटिव डिग्री जिसको हम कहते हैं प्रथमा अवस्था, जिसके द्वारा किसी के बारे में मात्र कोई उल्लेख हो। जैसे हर्ष इज अ टॉल बॉय, हर्ष एक लंबा लड़का है, टॉल लंबा। सेकंड हुआ कंपैरेटिव डिग्री यानी कि उत्तरावस्था जिसके द्वारा एक की तुलना दूसरे से की जा रही है। जैसे सुशांत इज टॉलर देन हरीश, सुशांत हर्ष से अधिक लंबा है, टॉलर अधिक लंबा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। द थर्ड थिंग इज सुपरलेटिव डिग्री जिसको हम कहते हैं सर्वोत्तम अवस्था, तुलना में सबसे ज्यादा या सर्वोच्च। जैसे माही इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल, माही सबसे अधिक लंबा है, टॉलेस्ट सबसे अधिक, सर्वाधिक। दोस्तों याद रखिएगा, अगर शब्द के अंत में मात्र एक कॉन्सोनेंट या उससे पहले लघु स्वर आया हो तो आखिर का अक्षर यानी कि अंतिम अक्षर को ER या फिर EST लगाने से पहले डबल कर देते हैं। जैसे बिग बड़ा, वो हो जाता है बिगर, उससे बड़ा और उससे भी ज्यादा हो जाता है बिगेस्ट। दोस्तों क्रिया यानी कि वर्ब किसी भी वाक्य की जान होती है क्योंकि इसी के जरिए व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताया जाता है। आखिर ये वर्ब होता क्या है, इस क्रिया का इस्तेमाल कैसे होता है और ये क्रिया कितने प्रकार की होती है, इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे 12वें दिन में। दोस्तों जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहता या बताता है उसे क्रिया कहते हैं। ये 3 तरह से कार्य करती है। जैसे व्यक्ति या वस्तु द्वारा किया जाने वाला कार्य, फॉर एग्जाम्पल रेखा राइट्स, रेखा लिखती है। द क्लॉक स्ट्राइक्स 10, घड़ी 10 बजाती है। किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ क्या हुआ है, जैसे रानी इज बिटन, रानी की पिटाई हुई है। द डोर इज ओपन, दरवाजा खुला है। आइए दोस्तों अब आपको बताते हैं ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में, यानी कि सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ किसी कर्म या ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। जैसे निहारिका सिंग्स अ सॉन्ग, निहारिका गाना गाती है। सकर्मक क्रिया कभी कभी 2 कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट्स लिए रहती है। जो व्यक्तिवाचक शब्द अप्रत्यक्ष कर्म यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और वस्तुवाचक प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट कर्म कहलाता है। जैसे द टीचर टोल्ड मी अ गुड स्टोरी, शिक्षक ने मुझे एक अच्छी कहानी सुनाई। और इस अच्छी कहानी के बाद मैं देख रही हूं कि आप भी अंग्रेजी बहुत अच्छे से सीखते जा रहे हैं।
दोस्तों, कई बार हम अंग्रेजी बोलने में बड़े संकोचित होते हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। इस अंग्रेजी में भी ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जिन्हें हम संकुचित शब्द कहते हैं। ये वो शब्द होते हैं जो दो शब्दों को जोड़कर बनाए जाते हैं और इनका इस्तेमाल ज्यादातर निषेधात्मक वाक्यों में किया जाता है, यानी कि वो वाक्य जिनमें किसी तरह की कोई मनाही की जाती हो। आइए देखें कैसे। सहायक क्रियाओं के साथ नॉट जोड़कर बने शब्द कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स यानी कि संकुचित शब्द कहे जाते हैं, जैसे कि आर नॉट बन जाता है आरंट, डिड नॉट बन जाता है डिडंट, इज नॉट बन जाता है इजंट और हैव नॉट बन जाता है हैवंट। दोस्तों, जिस तरह एडजेक्टिव संज्ञा की विशेषता बताता है, उसी तरह क्रिया की विशेषता बताता है क्रिया विशेषण। ये क्रिया विशेषण ना सिर्फ क्रिया को ताकत देता है, बल्कि उसकी एक स्पष्ट तस्वीर भी हम सभी के सामने लेकर आता है। आइए इसके बारे में आपको कुछ और भी बताते हैं। साधारण अर्थ में क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं, परंतु इसमें वो सभी शब्द शामिल हैं जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब के अर्थ में बदलाव लाते हैं। जैसे सतीश गोज क्विकली, क्विकली मॉडिफाइंग वर्ब गोज, दैट इज वेरी सोर फ्रूट, वेरी मॉडिफाइंग एडजेक्टिव सोर। आइए अब आपको बताते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण के प्रकार। पहला प्रकार है सिंपल एडवर्ब यानी कि सामान्य क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी कि स्थानवाचक। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये स्थान बताते हैं, यानी कि कहां, वेयर। जैसे अप, डाउन, हेयर, देयर, इन, आउट, इस तरह के शब्द। गो देयर, वहां जाओ। कम इन, यहां आओ। अब मैं समझती हूं कि आप इसका मतलब बखूबी समझ गए होंगे, तो आगे बढ़ते हैं कालवाचक की तरफ। इसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम यानी कि कब, व्हेन। इससे व्हेन का उत्तर मिलता है, जैसे टुडे, टुमारो, नाउ। अब आपको बताते हैं ढंगवाचक यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर। ये शब्द कैसे, हाउ और किस प्रकार से, इन व्हाट मैनर दर्शाते हैं, जैसे क्लियरली, हार्ड, वेल, क्विकली। अब हम आगे बढ़ते हैं बारंबारतावाचक यानी कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये शब्द बारंबारता, कितनी बार, हाउ ऑफन को दर्शाते हैं, जैसा कि थ्राइस, वंस, ऑफन। अब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको परिमाण या मात्रावाचक यानी कि एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। ये शब्द कितना, हाउ मच और किस स्तर यानी कि डिग्री और एक्सटेंट को दर्शाते हैं, जैसे ऑलमोस्ट, फुली, सो, क्वाइट। संबंध सूचक अव्यय यानी कि प्रीपोजिशंस। वाक्य में प्रयोग किए गए संज्ञा और सर्वनाम को किसी दूसरे शब्द के साथ जोड़ने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर याद रखिएगा कि प्रीपोजिशंस को किसी भी लिंग या वचन के अनुसार नहीं बदला जाता। लेट मी टेल यू कि ये प्रीपोजिशंस होते क्या हैं। प्रीपोजिशंस वो शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से पहले लगाए जाते हैं और जो किसी दूसरे के साथ इनका संबंध दर्शाते हैं। जैसे द एलिफेंट इज इन द फॉरेस्ट, इन shows the relation between elephant and forest. हाथी जंगल में है। I met him at the theater. At shows the relation between him and theater. मैं उससे थिएटर में मिला। अब इसी तरह से प्रीपोजिशंस के अलग अलग प्रकार भी होते हैं और ये प्रकार है सिंपल प्रीपोजिशंस यानी कि सामान्य, जैसे by, for, from, in, on, at, of, out, to, up, with, till, जैसे the ball is on the box। सेकेंड है कंपाउंड प्रीपोजिशंस यानी कि मिश्रित, जैसे above, about, across, among, around, below, behind, beside, between, outside, inside,
और विद इन, जैसे कि द बॉल इज बिहाइंड द बॉक्स। तीसरा है फ्रेज प्रीपोजिशंस, यानी कि शब्द समूह, जैसे अकॉर्डिंग टू, इन एडिशन टू, along with, away from, by means of, because of, in accordance with, in care of, in spite of, on account of, in compliance of, in front of, in lieu of, with reference to, for the sake of, with regard to. She acted according to my advice. उसने मेरी सलाह के अनुसार काम किया। इससे बेहतर उदाहरण इसके लिए और क्या हो सकता था? दोस्तों, अगर आप किसी की खूबसूरती की तारीफ करना चाहते हैं या फिर किसी घटना के लिए अफसोस जाहिर करना चाहते हैं तो इंटरजेक्शन आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इन्हीं इंटरजेक्शंस के बारे में। वो शब्द जो आश्चर्य, दुख, खिज, क्रोध, उत्साह जैसे भाव दर्शाते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं, जैसे वाओ व्हाट अ लाइफस्टाइल, वाह क्या जीवन शैली है, अलास ही इज डेड, अफसोस वो नहीं रहा, अप्रूव अनुमोदन, जैसे वेल डन, ब्रावो, कॉन्टेम्प्ट अरुचि, जैसे शेम, शिट। अगर आपको संवेदना प्रकट करनी है, कितने दुख की बात है, हाउ सैड, हे भगवान, ओ लॉर्ड, हाय राम, हे मेरे ईश्वर, ओ माय गॉड। और अगर सुंदरता की अभिव्यक्ति करनी है तो बहुत अच्छा, वेरी फाइन, एक्सीलेंट, आश्चर्यजनक, वंडरफुल। आश्चर्य प्रकट करने के लिए असंभव, इम्पॉसिबल, सचमुच, रियली। बधाई देने के लिए बधाई, कांग्रेचुलेशंस, जन्मदिन की शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे। दोस्तों, अंग्रेजी में उपपद यानी कि आर्टिकल्स का भी खूब इस्तेमाल होता है और बोलचाल की भाषा में इसका इस्तेमाल कैसे होता है यही हम जानेंगे आज। दोस्तों, ए एंड द जो वास्तव में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स यानी कि संकेतवाचक विशेषण हैं, उन्हीं को आर्टिकल्स यानी कि उपपद कहा जाता है। इन आर्टिकल्स के दो प्रकार होते हैं। पहला इनडेफिनेट आर्टिकल यानी कि अनिश्चित आर्टिकल जो होते हैं ए एन। डेफिनेट यानी कि निश्चित आर्टिकल होते हैं द। ये किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या स्थान की ओर संकेत करते हैं, इसीलिए इसे डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। दूसरी ओर ए और एन इनडेफिनेट यानी कि अनिश्चित आर्टिकल हैं, क्योंकि ये किसी की ओर निश्चित संकेत नहीं करते। दोस्तों, अंग्रेजी लिखते समय आपको दो बातों का कराने वाला होता है ये टेंस। इसकी पहचान होती है कि वाक्यों के अंत में या, ई, आ, ए, ई आते हैं, जैसे वो आया, चांद निकला, बैठक खत्म हुई और भी बहुत तरीके की। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सी, घंटी बजी, द बेल रैंग, भगवान ने हमें बचाया, गॉड सेव्ड अस, मुझे सब मालूम था, I knew everything. Let's take another tense which is past continuous tense यानी कि अपूर्ण भूतकाल। कार्य के भूतकाल में जारी रहने का बोध कराता है। इसकी पहचान होती है कि वाक्य की समाप्ति पर रहा था, रहे थे, रही थी, इस तरह की चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपर्णा घर आ रही थी, अपर्णा वॉज कमिंग होम। हम फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, वी वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। क्या वो दुकान जा रहा था, वॉज ही गोइंग टू द शॉप। लेट्स टेक अनदर टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस की, यानी कि पूर्ण भूतकाल। भूतकाल में किसी कार्य के किसी समय से पहले या उस समय तक पूर्ण होना दर्शाता है ये पूर्ण भूतकाल। इसकी पहचान होती है कि हिंदी वाक्यों में चुका था, चुकी थी, चुके थे, दी थी, गया, गई, गए थे, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे मैंने उन्हें निमंत्रण दिया था, I had invited them. उसने उससे पूछा था, she had asked him. आइए अब हम लोग बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, यानी कि पूर्ण निरंतर भूतकाल।
भूतकाल में कोई क्रिया पहले से शुरू होकर उसका उस समय तक जारी रहना दर्शाने के लिए इस काल का प्रयोग किया जाता है। इसकी पहचान है कि वाक्य के अंत में ता, ती, ते आ रहा था या स्पष्ट स्थिति में रहा, रही, रहे थे, इन चीजों का प्रयोग होता है। जैसे मैं लंबे समय से उसका इंतजार कर रहा था। I had been waiting for him for a long time. दोस्तों, आने वाला कल या फिर आने वाला पल, उसकी खबर तो किसी को भी नहीं होती, लेकिन फिर भी हम लोग अपनी जी तोड़ मेहनत लगाकर अपने आने वाले भविष्य को सुनहरे बनाने की फिराक में लगे रहते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि भविष्य किसे कहते हैं। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि वो वक्त जिसका हमें इंतजार होता है या फिर वो वक्त जो आने वाला होता है, उसे हम कहते हैं भविष्य काल। और आज हम बात करने वाले हैं इसी काल के बारे में। वर्तमान काल और भूतकाल की तरह ही भविष्य काल के भी 4 प्रकार होते हैं। पहला, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी कि सामान्य भविष्य काल। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और इम्परफेक्ट टेंस यानी कि अपूर्ण भविष्य काल। आइए अब आपको बताते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। सामान्य भविष्य काल, ये भविष्य में किसी कार्य के होने का ज्ञान कराता है। इसकी पहचान है कि हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आता है। भविष्य सूचक शब्दों जैसे कल जो आने वाला है या फिर आगे नेक्स्ट शब्द वाक्य में हो सकते हैं। जैसे तुम 3 दिन में ठीक हो जाओगे, यू विल गेट वेल इन 3 days। मैं कल भोपाल जाऊंगा, आई शैल गो टू भोपाल टुमारो। अंग्रेजी में रूपांतरण के भी कुछ नियम होते हैं। कथनात्मक वाक्य, उसका नियम है कर्ता जमा शैल या विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आई वी के साथ शैल और शेष कर्ता के साथ विल लगाया जाता है। जब हम बात करते हैं निषेधात्मक वाक्यों की, तो इसका नियम है कर्ता जमा शैल या विल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और जब हम बात करते हैं प्रश्नवाचक वाक्य की, तो इसका नियम है शैल ऑब्लिक विल प्लस कर्ता प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। दोस्तों, लेकिन एक बात को जरूर याद रखिए कि अगर प्रश्नवाचक बीच में आया हो तो पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, फिर आपको बताए गए नियम के अनुसार। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देती हूं। जैसे मैं जल्दी ही मामला तय कर लूंगा, आई शैल डिसाइड द मैटर सून। वो यहाँ 5 बजे तक उपस्थित रहेगा, he will stay here till 5 o'clock। I shall not go anywhere। क्या तुम कल घर जाओगे? Will you go to home tomorrow? Now I will tell you about future continuous और imperfect tense, जिसको हम कहते हैं अपूर्ण भविष्य काल। ये भविष्य काल में किसी समय किसी क्रिया का जारी रहना दर्शाता है। क्रिया के शुरू होने की संभावना व्यक्त करने में इसका प्रयोग होता है। इसकी पहचान है कि हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होगे या होंगे आदि शब्द रहते हैं। वो आ रहा होगा, he will be coming। वो क्रिकेट खेल रहे होंगे, they will be playing cricket। इसी तरह के कुछ उदाहरण हैं। वो फिल्म देख रहा होगा, he will be watching a film। क्या आशा खाना पका रही होगी? Will आशा be cooking food? दोस्तों, किसी क्रिया के भविष्य में होने की संभावना दर्शाने के लिए इस काल का प्रयोग होता है। जैसे मैं पार्टी में नाचूंगा, I will be dancing in the party। And now I feel कि आप लोगों का भी डांस करने का बहुत मन कर रहा होगा, क्योंकि धीरे धीरे अंग्रेजी की कगार पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो चलिए डांस भी कर लेते हैं। दोस्तों, अंग्रेजी में कुछ मुख्य क्रियाएं होती हैं जिनका इस्तेमाल सहायक क्रियाओं की तरह किया जाता है। ये सहायक क्रियाएं बहुत ही मददगार होती हैं वाक्य बनाने के लिए। कैसे? आइए हम आपको बताते हैं। ज्यादातर वाक्यों में सहायक क्रियाओं का प्रयोग मुख्य क्रिया की सहायक क्रिया के रूप में होता है, लेकिन कुछ सामान्य सूचनादायक वाक्यों में मुख्य क्रियावाचक शब्द नहीं होता। वहां सहायक क्रिया ही मुख्य क्रिया के रूप में कार्य करती है। इस तरह की कई क्रियाएं हैं जिन्हें हम प्रयोग के अनुसार 3 हिस्सों में बांट सकते हैं।
पहला वर्तमान काल के लिए यानी कि प्रेजेंट टेंस के लिए, दूसरा भूतकाल के लिए यानी कि पास्ट टेंस के लिए, और तीसरा भविष्य काल के लिए यानी कि फ्यूचर टेंस के लिए। वर्तमान काल के लिए इज, एम, आर का प्रयोग किया जाता है। ये वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। इज का अर्थ है, एम का अर्थ हूं और आर का अर्थ है, हो, है। ही, शी, इट तथा अन्य सभी एक वचन क्रियाओं के साथ इज का, आई के साथ एम का और यू के साथ और साथ में सभी बहुवचन क्रियाओं के साथ आर का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, वो एक लड़का है, ही इज अ बॉय। वो एक लड़की है, शी इज अ गर्ल। वो सीता है, शी इज सीता। ये एक कलम है, इट इज अ पेन। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि हैज और हैव का प्रयोग कैसे होता है। ये दोनों मुख्य क्रिया की तरह वहां प्रयोग किए जाते हैं जहां किसी तरह का पोजेशन प्रकट होता है, यानी कि होने का भाव, जैसे कोई चीज रखना या पास में होना, इस तरह की चीजें। आई, यू और बहुवचन कर्ता के साथ हैव और अन्य सभी एक वचन कर्ता के साथ हैज का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, उसका एक भाई है, शी हैज अ ब्रदर। मेरी एक बहन है, I have one sister। और भूतकाल के लिए जो प्रयोग किया जाता है क्रिया, वो होती हैं was, were और had। भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस के इस तरह के वाक्यों के लास्ट में यानी कि अंत में था, थी, थे लगा होता है। I, he, she, it और अन्य एक वचन कर्ता के साथ was और शेष के साथ were लिखा जाता है। रखता, था, थे, थी या पास, था, थे, थी के लिए एक वचन और बहुवचन दोनों कर्ताओं के लिए had का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वो पेशे से डॉक्टर था, he was a doctor by profession। तुम उससे अधिक स्वस्थ थे, you were healthier than him। Now let us tell you कि भविष्य काल के लिए किन क्रियाओं का इस्तेमाल होता है। वो है will be, shall be और will, shall, have। ऊपर दिए गए शब्दों का भविष्य काल के लिए प्रयोग किया जाता है। जिन वाक्यों के अंत में होगा, होगी, होंगा, होंगी, होंगे आते हैं, उनके साथ इनका प्रयोग होता है। सामान्य रूप से I और V के साथ shall be और अन्य वचन या बहुवचन कर्ता के साथ will be का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब कोई निश्चितता या अवश्य का भाव दर्शाना हो तो हम क्रम उलट देते हैं, यानी कि आई, वी के साथ will be और अन्य के साथ shall be का प्रयोग कर देते हैं। है ना थोड़ा सा उल्टा चक्कर। फॉर एग्जाम्पल, वो एक अच्छा खिलाड़ी बनेगा, he will become a good player। वो अवश्य एक अच्छा खिलाड़ी बनेगा, he shall be a good player। अब तो आपको अंतर जरूर नजर आया होगा और अब मुझे लगता है कि आप भी अंग्रेजी सीखने की सीढ़ियों पे धीरे धीरे चढ़ते चले जा रहे हैं। दोस्तों, अंग्रेजी बोलने के दौरान ऐसे कई क्रियार्थक यानी कि इन्फिनेटिव आते हैं जिनमें अलग अलग इस्तेमाल होने के बावजूद कोई बदलाव नहीं होता। जी हाँ, आइए जानते हैं इन्हीं के बारे में। क्रियार्थक, कृदंत तथा क्रियावाचक यानी कि इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल एंड जिरन। इन्फिनेटिव का मतलब होता है वो क्रियाखंड जिस पर कर्ता या काल का कोई असर नहीं होता। इनफाइनाइट या इंफिनिटी कहलाता है। इसके 6 प्रकार हैं, 4 एक्टिव वॉइस में और 2 पैसिव वॉइस में। आइए अब जानते हैं द पार्टिसिपल के बारे में, जिसको हम कहते हैं कृदंत। पार्टिसिपल क्रिया यानी कि वर्ब से बनता है और वाच्य में विशेषण यानी कि एडजेक्टिव का काम करता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। आइए अब आपको बताते हैं जिरंद के बारे में, यानी कि क्रियावाचक। ये वो आईएनजी रूप है जो संज्ञा और क्रिया दोनों की विशेषता लिए होता है। इन्फिनेटिव की ही तरह जिरंद भी नाउन और वर्ब की विशेषता समेटे होता है, जैसे टू गिव इज बेटर देन टू आस्क। सिर मुंडाते ओले पड़ना, भागते चोर की लंगोट ही सही।
भाई मैं मजाक नहीं कर रही। हिंदी हो या अंग्रेजी, भाई मुहावरों का प्रयोग तो हमेशा बहुत ही खास रहा है। इसीलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं मुहावरे और वाक्य खंड के बारे में, यानी कि फ्रेजेस के बारे में। तो चलिए लेते हैं इनके कुछ उदाहरण, यानी कि कुछ एग्जाम्पल्स। के अतिरिक्त, इन एडिशन टू, की वजह से, ऑन अकाउंट ऑफ, हवाई किले, castles in the air, अचानक उपस्थित होना, appear out of nowhere, हथियार उठाना, take up arms, अनिश्चित स्थिति में होना, hang in the balance, सलाखों के पीछे, behind bars, फिलहाल for the time being, पत्थर पर सिर पटकना, against a brick wall, थोड़ा थोड़ा करके, bit by bit। Now I understand कि आप भी bit by bit, थोड़ा थोड़ा करके जल्दी अंग्रेजी सीख जाएंगे। दोस्तों बच के रहिएगा, धोखेबाज सिर्फ हमारी दुनिया में नहीं होते, अंग्रेजी की दुनिया में भी हैं। जी हाँ, अंग्रेजी में भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो इतने मिलते जुलते हैं कि आपको उनसे धोखा मिल सकता है। लेकिन हाँ, अगर इनकी सही तरीके से पहचान हो जाए तब इस धोखे से बचा जा सकता है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ ऐसे ही कुछ धोखेबाज शब्द। अडैप्ट, अनुकूल बनाना, अडेप्ट, कुशल, अडॉप्ट, अपनाना या गोद लेना, अफेक्ट, प्रभावित करना, इफेक्ट, प्रभाव, ऑल्टरनेट, एक के बाद एक, ऑल्टरनेटिव, विकल्प, बेर, खुला या नग्न, बियर, सहना या भालू, बर्थ, सोने की जगह ट्रेन वगैरह में, और बर्थ, जन्म, ब्रेक, गाड़ी का ब्रेक, और ब्रेक, टुकड़े करना। लेकिन आपका सफर अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आपने अभी जो भी कुछ सीखा है आपको करनी है उसकी रेगुलर प्रैक्टिस, ताकि आप अपने आने वाले भविष्य को सुनहरा बना सकें।